सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका इंडियन पॉलिटी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और उसी की आगे देखेंगे कि आज हमको और क्या क्या यहाँ पर सीखना है। तो आज हम आर्टिकल 21 पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, प्रारंभ से लेकर प्रचंड तक इसको पूरा सीखेंगे। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी को हम यहाँ पर बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे और जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हैं उनको भी हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की यहाँ पर चर्चा चल रही है। उन्हीं मौलिक अधिकारों में 6 में से हमने एक मौलिक अधिकार जो कि 14 से लगा करके 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक कवर करता है, समानता का अधिकार, उसको ख़त्म कर लिया था। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे जो कि 19 से लगा करके 22 तक चर्चा करता है। हमने 19 यानी कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 पूरा पढ़ रखा है। आज हम आर्टिकल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे। ओके, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से केस लॉज आए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकले और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 21, मतलब जीवन का अधिकार। जो जीवन का अधिकार है वो हमें आर्टिकल नंबर 21 प्रदान करता है। ठीक, तो इस आर्टिकल नंबर 21 को समझते हैं क्या है। सबसे पहला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण का मतलब क्या हो गया? लाइफ है। और जो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? लिबर्टी। ठीक है, मतलब मनुष्य की ज़िंदगी में लिबर्टी की स्वतंत्रता हमें कौन प्रदान करता है? स्वतंत्रता का संरक्षण हमें आर्टिकल नंबर 21 प्रदान करता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं। लिखा है किसी व्यक्ति को, सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहीं से देखिए एक बन गया कि आर्टिकल नंबर 21 किसको प्रदान है? आर्टिकल नंबर 21 व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की ये बात करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण मतलब लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब क्या है? उसकी जो लिबर्टी है, ठीक है, स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमने यहाँ पर प्राण समझा, हमने यहाँ दैहिक समझा और हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या निकलता है, मतलब यहाँ से क्या निकलता है, इसको समझिए। जैसे किसी व्यक्ति के लाइफ है, ठीक है, लाइफ के साथ साथ उसकी जो लिबर्टी है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन उसको वंचित भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर वंचित करने की बात कर रहा है कि विधि बना करके किस प्रकार से वंचित किया जा सकता है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। तो यहाँ पर देखिए कैसे, ठीक है, वंचित करने की बात हो रही है। कैसे यहाँ पर वंचित किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। एक तो हमने ये देखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसको वंचित किया जा सकता है। किसको? व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, समझिए, जब आर्टिकल नंबर 21 लिखा गया, आर्टिकल नंबर 21 जब संविधान सभा ने डाला मौलिक अधिकारों में, जब 21 नंबर डाला, तो यहाँ पर संविधान सभा ने बहुत कुछ सोचा समझा, इसी आधार पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू किया। मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है कि विधि का निर्माण जो है कौन करता है? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो समझिए, अब यहाँ पर बताया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, इसको हम बंद कर लेते हैं, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो प्रोसीजर जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। जिससे आप समझ सकते हैं कि कार्यपालिका पर पूरा दबाव जा रहा कि नहीं जा रहा। मीन्स
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कार्यपालिका के द्वारा जो विधि बनाई गई है और उस विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया को अपना करके आप किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। क्या लिखा है? वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर जो दायित्व है वो कार्यपालिका को सौंपा गया। जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मान लो कि किसी चोर ने किसी घर में चोरी की और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार उस चोर को दंड दिया जाएगा, उस चोर पर जो क्षतिपूर्ति है वो लगाई जाएगी। ठीक है, उसका फाइन का प्रावधान या चोरी का प्रावधान किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया दी गई है वो अपना करके उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि में जो प्रक्रिया है इसको समझ लीजिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि पूरा कार्यभार दिया है किसको? कार्यपालिका को। मतलब यहाँ पर विधायिका का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिला। तो ये जो बात थी ये लिखी थी कब? ये लिखी थी संविधान में। हमारे संविधान को लिखते समय 26 जनवरी 1950 में जब ये संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया तो उस समय ये बात लिखी थी। अब जैसे ही ये बात पटल पर उतरी, ठीक है, जब ये बात समाज में फैल गई, इस संविधान की चर्चा पूरे समाज में हुई, पटल पर यानी आई, तो इसी पटल पर आते ही यहाँ पर नए नए केस आने लगे। कैसे? देखिए यहाँ पर केस बनता है, पहला केस बना ए.के. गोपालन वर्सेज या बनाम भारत संघ का। ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ का यहाँ पर केस बना। अब इसमें देखो इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ निवारक निरोध कानून, ये 1950 का केस है। 1950 के आधार पर क्या किया गया? इन ए.के. गोपालन को, इन श्रीमान जी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। शक के आधार पर क्या हुआ? इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको जेल भेज दिया गया। अब समझिए, जैसे ही इनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को जब डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया, तो शक के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे ए.के. गोपालन को यहाँ पर शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, तो आप समझिए इनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की क्षति हुई कि नहीं हुई? हुई ना, पूरी तरीके से हुई। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो शक के आधार पर हम किसी पर भी शक कर सकते हैं, है ना। मान लो किसी घर में चोरी हुई तो क्या है, इस पर भी शक जाता है, उस पर भी शक जाता है, इस पर भी शक जाता है, उस पर भी शक जाता है, जो पड़ोस में है उस पर भी शक जाता है, जो घर में कभी आता जाता है उस पर भी शक जाता है। तो इस आधार पर अगर हम शक के आधार पर सबको हम जेल करा दें, तो क्या होगा? सबके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, है ना। हनन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस केस को लेकर के इसमें देखो क्या हुआ, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 1978 तक चलती रही। कब तक चलती रही? 1978 तक। ठीक है, 1978 तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रही। अब 1978 के बाद यहाँ पर एक केस और आता है, कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार का, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का। ये कब का केस है? 1978 का। अब जैसे ही ये केस आया तो इसमें देखो मेनका गांधी के साथ हुआ क्या था? मेनका गांधी जी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। मेनका गांधी किसी विदेश की यात्रा पर जा रही थी, तो मेनका गांधी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और उनको मना किया गया कि आप विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हो। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं विदेश की यात्रा? भाई ये मेरा अधिकार है कि हम कहीं पर भी घूमें, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तो अपमान है,
ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 21 का पूरा पूरा हनन हो रहा है। तो इस आधार पर जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या किया, यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंचित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जाएगा। कैसे? एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, दूसरा इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, यानी ये क्या था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि की उचित विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया, ये चीज़ नई इसमें ऐड की गई। अब समझिए, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो कैसे निकलते हैं। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एक चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ केवल ऐड करी गई किसी संवैधानिक संशोधन के आधार पर, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये केवल ऐड किया गया। तो यहाँ पर कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना करके या विधि की उचित प्रक्रिया, साथ में देखो ये भी कहा गया विधि की उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। इन दोनों प्रक्रियाओं को अपना करके किसी व्यक्ति से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ ऐड हुई कि विधि की उचित प्रक्रिया, अब विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है? समझिए, बात को समझिए कि मान लो जैसे ये हम विधि की उचित प्रक्रिया को समझाना चाहते हैं। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया क्या है? मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए नाम है, जिसका नाम क्या है? ए नाम है। अब वो एक किसी घर का सदस्य है, समझिए एक घर का वो सदस्य है, उस घर में चोरी होती है और शक के आधार पर उस ए से कहा जाता है कि तुमने चोरी करी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास किसी प्रकार का जॉब नहीं है, किसी प्रकार का तुम काम धंधा करते नहीं हो, तुमने चोरी करी होगी। तो ए को क्या किया गया? शक के आधार पर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। समझना, पूरी बात समझना, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कम से कम ए से तो एक बार पूछा होता, ए को तो अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया होता। यहाँ पर ए को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तो विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो नेचुरल जस्टिस है, जो नेचुरल जस्टिस है यानी कि प्राकृतिक न्याय है, वो उभर रहा है। ठीक है, प्राकृतिक न्याय को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय की रूपरेखा हमें दिखती है विधि की उचित प्रक्रिया। मतलब कैसा होना चाहिए? जो विधि है वो जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, साथ साथ आर्टिकल नंबर 14 और 15 का पालन होना चाहिए। अगर ऐसी विधि होती है तो वो प्राकृतिक न्याय के आधार पर जाती है। और प्राकृतिक न्याय यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लाता है। प्राकृतिक न्याय के आधार पर पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लो कि किसी ने विधि का उल्लंघन किया है, ठीक है, विधि का अगर उसने उल्लंघन किया है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, विधि के उल्लंघन पर दंड दिया जाना चाहिए। भाई अगर मान लो कि इसने चोरी करी होती, ठीक है, रियल में चोरी करी है, तो इसको दंड दिया जाएगा क्योंकि इसने विधि का उल्लंघन किया है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि जिसके ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या फिर जिसके हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, उसको पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाए। ठीक है, पक्ष रखने का भी अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाए। तो नेचुरल जस्टिस से यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्सेप्ट निकलते हैं कि विधि का उल्लंघन पर उसको दंड दिया जाए और पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाए। मतलब समझ सकते हैं सीधा सीधा कि मेनका गांधी के केस के बाद विधायिका को भी अधिकार मिल गया कि आप कानून को बना सकते हैं। मतलब अब न्यायपालिका
मतलब क्या कह रहे हैं, न्याय बनाने का अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के फेवर में चला गया है। तो इतनी बात समझ में आई। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस जो भारत सरकार 1978 का केस था, उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 की पूरी रूपरेखा चेंज हो गई और हमें आर्टिकल नंबर 21 का एक एक्सप्लोरर रूप हमें देखने को मिला। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट जोड़े गए, ठीक है, बहुत सारे इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई कि जैसे कि चुप रहने का अधिकार, ठीक है, हमारा कैसा अधिकार है, चुप रहने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है। चुप रहने के अधिकार के साथ साथ ये बताया गया क्या मरने का अधिकार। तो देखो यहाँ पर हम आपको हर केस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि चुप रहने का अधिकार कौन सा अधिकार है। चुप रहने का अधिकार यहाँ पर कौन सा अधिकार है, चुप रहने का अधिकार कौन सा अधिकार है। दूसरा यहाँ पर बताया गया क्या कोई व्यक्ति एकांत में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, यानी कि एकांतवास का अधिकार, एकांतवास का अधिकार, ठीक है, एकांतवास का अधिकार है कि नहीं है, यहाँ से ये बताया गया। तीसरा देखो पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है तो क्या मरने का अधिकार है उसके पास, और वो किसके अंतर्गत आएगा, क्या मरने का अधिकार उसके पास है कि नहीं है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड करी गई, ठीक है, 30-35 चीज़ें इसमें ऐड करी गई, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे उसको लिख करके कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिसेंट में चल रही हैं, रिसेंट में ऐड करी गई हैं। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि चुप रहने का अधिकार या एकांतवास का अधिकार और मरने का अधिकार, ठीक है, ये किस प्रकार के अधिकार हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हमें बताना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है और इसके आधार पर यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात चली थी 1950 से लगा करके 1978 तक, ठीक है। जैसे ही 1978 यानी मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का केस आता है तो इसमें नए शब्द यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया को भी ऐड कर दिया गया। तो जहां पहले केवल कार्यपालिका कानून बनाती थी, अब वहां पर विधायिका को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब जब विधि की उचित प्रक्रिया आ गई तो विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि विधि जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 का पालन करना चाहिए। मतलब क्या है कि वो एक तरीके से प्राकृतिक न्याय होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस के आधार पर दो प्रकार के प्रावधान यहाँ से निकलते हैं कि विधि का उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, अगर विधि का उल्लंघन होता है तो उसको विधि के अकॉर्डिंग दंड दिया जाना चाहिए। साथ में जिस व्यक्ति को हम दंड दे रहे हैं उसको कम से कम अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से निकली। फिर मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के आधार पर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें ऐड करी गई जिसमें हमें आर्टिकल नंबर 21 का एक एक्सप्लोर रूप देखने को मिला। तो उसी में हम अब जानेंगे कि चुप रहने का अधिकार या एकांतवास का अधिकार या क्या मरने का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, इतना आपने नोट कर लिया। तो अब बात यहाँ पर करते हैं क्या चुप रहने का अधिकार। देखो, चुप रहने का अधिकार और एकांतवास का अधिकार ये दोनों हम आपको एक ही में बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी है वो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर स्टोरी है तमिलनाडु राज्य की, ठीक है। एक केस है राजगोपाल वर्सेज तमिलनाडु का, ठीक है, राजगोपाल वर्सेज तमिलनाडु का केस है 1994 का। देखो इसमें होता क्या है, राजगोपाल वर्सेज तमिलनाडु का केस है 1994 का। इसमें होता क्या है, राजगोपाल जो है वो एक कैदी है। तो इसमें क्या, इसने क्या किया, कैद में रह कर के ही एक किताब लिखी, ठीक है। किताब लिखने के बाद उसने क्या किया, उस किताब को पब्लिश कराया। तो किताब जैसे ही पब्लिश होती है, मार्केट में आती है, तो लोगों ने उस मार्केट की किताब को
पढ़ा। मतलब क्या है, ये जो चुप रह करके, यानी कि इसने अपना मुंह बंद करके बहुत सारी बातें लिख दी। बहुत सारी बातें लिखी कि नहीं लिखी भाई? चुप रह करके इसने अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुप रहने का अधिकार, यानी कि भाई एकांत में रह रहा था ना, वो जेल के अंदर एकांत रह रहा था। मतलब कैसे रह रहा था? एकांतवास में रह रहा था। तो एकांतवास में रहना यानी कि चुप रहने का अधिकार और एकांतवास में निवास करना, एकांतवास में रहना भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जीवन के अंतर्गत आते हैं, जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम चुप रहकर भी बहुत सारी चीज़ों को अभिव्यक्त कर देते हैं। ठीक है, हमने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार बताया था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो चुप रहकर भी हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं। चुप रह करके हम गुस्सा को भी जाहिर कर देते हैं, चुप रह करके हम उत्साह को भी जाहिर कर देते हैं, खुशी को भी जाहिर कर देते हैं, निराशा को भी जाहिर कर देते हैं। ठीक है, तो चुप रहने का अधिकार या एकांतवास का अधिकार भी हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखने को मिला। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट बात आती है, क्या मरने का अधिकार आपको है कि नहीं है? ठीक है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, क्या मरने का अधिकार आपको है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, यहाँ से भी आपको कुछ हम केसेस बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जो है ये 2 केसेस यहाँ पर बनते हैं। एक केस आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का। तो देखो इसमें है क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि बताओ क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा मृत्यु कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई व्यक्ति अपनी इच्छा मृत्यु कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इच्छा मृत्यु का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, इच्छा मृत्यु कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु कोई नहीं कर सकता है, इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए तुरंत ही एक नया केस आ गया। वो क्या था? अरुणा सांगवान बनाम भारत सरकार का, अरुणा सांगवान बनाम भारत सरकार का। अब इसमें देखो क्या था, इसमें यह था कि अरुणा सांगवान जो थी ये माइंडली मतलब डिस्टर्ब हो चुकी थी, कोमा में चली गई थी। इनकी माइंड की जो चेन थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो जब माइंड की चेन ख़राब हो गई, पूरी तरीके से ये एक मृत अवस्था में आ गई, तो ये इच्छा मृत्यु की मांग करने लगी। डॉक्टर से कहा कि हमको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो, कोई ऐसी दवा दे दो जहाँ पर हमको मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के पास इनकी फ्रेंड पिंकी ने इस चीज़ को लेकर के केस किया, तो इच्छा मृत्यु पर भी 2 चीज़ें देखो यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, इच्छा मृत्यु पर भी 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो कहा कि इच्छा मृत्यु भी 2 प्रकार की हो सकती है। कैसी? एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। अब इस चीज़ को समझते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या होता है। सक्रिय का मतलब क्या है भाई? किसी व्यक्ति को कोई दवा दे देना, कोई जहर दे देना, दवा या जहर दे करके उसको इच्छा मृत्यु प्रदान कर देना सक्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दवा देना या जहर देना। ठीक है, इधर से लिखता नहीं है ये, दवा या जहर का उसको सेवन करा करके उसको इच्छा मृत्यु प्रदान कर देना। सक्रिय को हम कहते हैं एक्टिव और निष्क्रिय को कहते हैं पैसिव। और दूसरा देखो यहाँ पर क्या बताया, दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा कोई उपकरण जिस उपकरण पर उस व्यक्ति की जो जान है वो अटकी हुई है। ऐसा कोई उपकरण जिस उपकरण पर उस व्यक्ति की जान अटकी हुई है। जैसे कि कोई व्यक्ति है एकदम कोमा में चला गया है और ऑक्सीजन अगर उसको ना लगाई जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन पर उसका पूरा जीवन निर्भर है।
ऑक्सीजन पर उसका जीवन पूरा निर्भर है, तो क्या है, उस ऑक्सीजन को हटा देना, उस ऑक्सीजन को हटा करके उसको मृत्यु प्रदान कर देना, वो होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। मतलब मशीन पर किसी का जीवन निर्भर होना, समझ सकते हैं, मशीन पर किसी का जीवन निर्भर होना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटा देना, हाइड्रोजन मशीन हटा देना। तो ये बात कही गई कि भारत में इस चीज़ की मान्यता है और भारत में इस चीज़ की मान्यता नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देनी है तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के आधार पर उसको इच्छा मृत्यु प्रदान की जा सकती है। ये भारत में इसको लीगल माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या मरने का अधिकार है कि नहीं है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए यहाँ से ये हमारा पूरा आर्टिकल नंबर 21 हो गया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अच्छा, इसी में देखिए एक बात और आती है कि जैसे कि जानवर होते हैं, आपने अभी हाल ही में सुना होगा तमिलनाडु में 2014 में जल्लीकट्टू को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जानवर भी एक प्रकार से मनुष्य की तरह होते हैं, व्यक्ति की तरह होते हैं, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उनको भी पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी बता दिया और जल्लीकट्टू पर जो जानवरों पर अत्याचार होता था उस पर भी रोक लगाई गई। तो आर्टिकल नंबर 21 का देखिए, 21 का सब क्लॉज ए क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। तो पहला आपने 21 समझ लिया, 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर बात करता है। अब बात करते हैं 21 का की। देखो 21 का क्या है, ये शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। जो भी बच्चे 6 से लगा करके 14 साल तक के हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक की है उसको शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है कौन, हमें आर्टिकल नंबर 21 का। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में, जिसके आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में बना था, ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था, 2009 में। इसके तहत 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2009 में बना था, 1 अप्रैल 2010 से इस चीज़ को लागू कर दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार पूरी तरीके से है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो 21 का क्या है, ये 6 से लगा करके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो हमने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, केसेस को समझा। इसके बाद 21 का जो कि शिक्षा के अधिकार बात करता है, 6 से लगा करके 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उनको रखा जाएगा, यानी कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 था, फिर हम आपको इसमें बताएंगे जब आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य बताएंगे, तो उसमें जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो भी शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। वो जब हम आपको समझाएंगे तो वहाँ पर पूरी बात क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा, इसमें जो कॉन्सेप्ट। तो अच्छा हाँ, अब आपको आप बता दें कि कौन कौन से हमारे जो विषय थे वो इसमें रखे गए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट विषय जो कि पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत या जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं या नहीं है, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियोस को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ अधिकारों को लिखा हुआ है। ठीक है,
ये वो अधिकार हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आपको पूरा है कि आप अपनी मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकते हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार है, जो कि हमने मेनका गांधी का केस भी बताया गया, तो 1978 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, विदेश यात्रा करने का भी अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, प्रतिष्ठा के अधिकार के अनुसार आप जी सकते हैं। निजता का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आपको प्राप्त है। आश्रय का अधिकार भी आपको प्राप्त है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का भी आपको अधिकार प्राप्त है कि आप इमरजेंसी जो चिकित्सा होती है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध भी अधिकार है। अगर मान लो कि आप अकेले कारावास में बंद हैं तो वहाँ पर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं कि वहाँ पर हमारे साथ में एक ना एक कैदी को और रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर त्वरित सुनवाई का भी अधिकार है कि जैसे कि आपका जो मामला है, जो आपका केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहाँ पर त्वरित सुनवाई का भी आपको अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ आपको वकील करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार हैं जो कि हमारे जीवन जीने के अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ऐड किए गए 1978 के बाद। ठीक है, जो कि हमारा केस था मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 यहाँ से हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल नंबर 22 को जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।